Here I am today back with my new topic. This is a refraction of light. आपको याद हो तो मैंने अपनी previous videos में reflection phenomena explain करा था. पहले मैं इन दोनों को compare करूँगी. That is refraction phenomena होता क्या है और उसी के साथ साथ reflection phenomena क्या होता है. एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों के दोनों केसेस में we are dealing with mirror. हमेशा याद रखना जो बहुत हाई क्वालिटी के मिरर्स हम यूज़ करते हैं मीन्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, उन मिरर्स में जो कोटिंग की जाती है वो ऑलवेज किसकी होती है, मरकरी की. और जिनमें बहुत अच्छी वाली हमें क्लैरिटी नज़र नहीं आती उनमें जो कोटिंग होती है दिस इज ऑफ सिल्वर. आजकल हम सिल्वर अवॉइड करते हैं कोटिंग में क्योंकि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की आदत हो गई है, इसलिए वी गो विथ मरकरी. जब भी किसी मिरर पे ये कोटिंग्स नहीं होंगी तो हम उसे किस क्लास में फॉल करते हैं, दैट वुड बी अ ग्लास. बट अगर हमने कोटिंग की बात करनी है कि उन पे कोटिंग हो तो वो ग्लास टर्न हो जाता है मिरर में, और कोटिंग हमेशा किसकी हम प्रेफर करेंगे, दैट वुड बी अ मरकरी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, दोनों में और चीज नॉर्मल क्या है, सेम क्या है, दैट इज नॉर्मल. अगर आपको याद हो तो मैंने इस पे भी यही कहा था, हमने एक मिरर लिया उसकी हम कोटिंग करेंगे, नॉर्मल के साथ लाइट आके फॉल करेगी. सिमिलरली स्टूडेंट्स इसमें भी सेम होगा, एक सरफेस लिया उस पर अगर हमने कोटिंग करी, कोटिंग के बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है दैट वुड बी अ नॉर्मल. अनदर सेम चीज, बस इसमें क्या था, लाइट नॉर्मल के साथ आके स्ट्राइक करके वापस चली जाती थी. इसमें लाइट आएगी जरूर, नॉर्मल के साथ स्ट्राइक जरूर करेगी, बट वो सेम, मान लीजिए ऊपर एयर मीडियम है और नीचे वाटर मीडियम है. इसके बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है डेली लाइफ की एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहती है. अगर हम इसके एग्जाम्पल दें तो मे बी स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल को हम कैसे इसके साथ यूज कर सकते हैं, मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे कोई स्विमिंग पूल सा है, मैं बाहर खड़ी हूँ, दैट मीन्स आई हैव एयर मीडियम, मतलब मेरे पास जो मीडियम है दैट वुड बी एयर मीडियम. कोई और इंसान पानी के अंदर बैठा है और उसके लिए वो मीडियम कौन सा होगा, वाटर. सिमिलरली एयर एंड वाटर, बट इसमें क्या है, एयर ही एयर है. इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं, लाइक अ बॉल. मैंने एक बॉल ली अपने हाथ में, वॉल के ऊपर स्ट्राइक की, वो बाउंस करके मेरे पास वापस आ गई, तो दैट वुड बी रिफ्लेक्शन फिनोमिना. पर मेरे हाथ में अगर एक बॉल है, मैंने उस बॉल को एयर मीडियम से स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया तो उसका मीडियम चेंज कर गया, दैट वुड बी अ वाटर. वो कौन सा फिनोमिना फेस करेगा, दैट वुड बी अ रिफ्रैक्शन. दोनों फिनोमिनास में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया. रिफ्लेक्शन में जो मीडियम होता है दैट नेवर चेंजेस, वो मीडियम ऑलवेज क्या रहता है, सेम. बट जब भी हम रिफ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसमें मीडियम क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिनोमिनास. बेसिकली रिफ्रैक्शन फिनोमिना में एक्सप्लेन करूंगी. रिफ्रैक्शन फिनोमिना में हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, when light goes from rarer to denser और when light goes from denser to rarer. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, रेयरर और डेंसर होता क्या है. मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूँ, रेयरर मीन्स लाइट मटेरियल, डेंसर मीन्स हैवियर मटेरियल. और ऑब्वियस सी बात है डेली लाइफ में अगर कोई साइंस स्टूडेंट है उसका तो छोड़िए, नॉन साइंस होगा उसको भी ये चीज़ क्लियर होगी कि हवा से हल्का तो कुछ भी नहीं है. एयर ऑलवेज कंसीडर एज ए रेयरर मीडियम, और उसी के साथ हम जो मर्जी चीज़ ले ले वो डेंसर ही होगी क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो मर्जी चीज़ ले ले वो एयर से तो भारी ही होगी. इसलिए एयर एक्ट है रेयरर मीडियम और वाटर एक्ट एज ए डेंसर मीडियम. कीप इन माइंड ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार अगर वाटर डेंसर मीडियम आ गया तो लाइफ टाइम के लिए डेंसर ही बन गया. डिपेंड करता है, मान लीजिए मैंने वाटर और ग्लास लिया, एक बंदा पानी के अंदर खड़ा है, एक बंदे के चारों साइड पे सिर्फ शीशा ही शीशा, ग्लास में उसको इनक्लोज्ड करा हुआ है. मैं पूछूं इन दोनों में से रेयरर हल्का कौन होगा, उस केस में वाटर जो है वो रेयरर एक्ट करेगा और ग्लास जो है वो डेंसर एक्ट करेगा. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन से मटेरियल्स को दो को डील कर रहे हैं. इट नेवर डिपेंड्स कि अगर मैंने वाटर को एक बार डेंसर ले लिया तो वो डेंसर ही रहेगा. आई गेस आई एम क्लियर. Whenever light goes from rarer to denser means lighter to heavier medium. हमने ये बेसिक चीज़ तो पढ़ी थी पिछले वाले में. पहले मैंने मिरर लिया, उसकी कोटिंग करी, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, एक इंसिडेंट रे आएगी, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, उस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे. और लाइट जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगी इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, वो बेंड करेगी और बेंड वो किसकी तरफ करेगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी. दिस इज कॉल्ड द रेयरर टू डेंसर मीडियम. और ऑब्वियस सी बात है अगर आपको रिफ्लेक्शन में मैंने फर्स्ट लॉ यही करवाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको देख के ही फिगर से पता लग रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। I guess I'm clear. Similarly here, when light draws from denser to rarer, मान लो कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर है, स्विमिंग पूल से वो बाहर हवा में देख रहा है, इट मीन्स डेंसर से वो रेयरर मीडियम की तरफ देख रहा है। सो इस केस में क्या होगा, लाइट वुड ऑलवेज गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट नॉर्मल से अवे जा रही है, मुझे देख के ही पता लग रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज कर दिया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करिएगा। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टूल इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना। अगेन आई एम स्पीकिंग व्हेनेवर लाइट ड्रॉन्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर वी हैव टू कंप्लीट दिस कंडीशन, और जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर आएगी हमें ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्शन अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मेरे लिए ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, दिस इज अ बेंडिंग फिनोमिना। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, लाइट में ऑलवेज एक बेंडिंग फिनोमिना हम एक्सपीरियंस करेंगे, और उस बेंडिंग फिनोमिना को हम बोल देते हैं दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ न्यू टर्म इन द रिफ्रैक्शन फिनोमिना। जब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे उसके लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो लॉज हैं, दो हमने जैसे लॉज रिफ्लैक्शन फिनोमिना में पढ़े थे वैसे ही हम रिफ्रैक्शन में भी दो ही फिनोमिनास पढ़ेंगे, बट इसमें वन ऑफ द मेन टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उससे भी पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एयर है, एयर ऑलवेज एक्ट एज अ रेयरर मीडियम, और उसी के साथ हम कोई दूसरा वाटर या ग्लास लेंगे तो वो डेंसर एक्ट करेगा। बट मान लीजिए एयर में भी दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक वार्म एयर आती है, कूल एयर आती है, तो हमेशा याद रखना वार्म एयर है तो वो रेयरर एक्ट करेगी, अगर कूल एयर है वो हैवियर होने के कारण डेंसर एक्ट करेगी। मेनी टाइम्स हमें ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एयर ऑलवेज एक्ट एज अ रेयरर मीडियम एंड व्हाट अबाउट द वार्म एंड द कूल एयर। सो बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर इन दोनों में कंपैरिजन आता है तो वार्म रेयरर एक्ट करती है और कूल एयर जो होती है वो डेंसर एक्ट करती है। Come back to this term, this is a refractive index which is denoted by the symbol n. इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी है हमें पता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आई होप आप सबको भी याद होगी, c is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड करता है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, मीका हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, कोई भी मीडियम में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को जब स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के कंपैरिजन में उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n इज इक्वल्स टू c/v। बट एक चीज याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताता क्या है कि लाइट कितनी स्लो डाउन हो गई है वैक्यूम से। हमें पता है कि वैक्यूम से ज्यादा तो फास्ट कुछ भी नहीं है। वैक्यूम में क्यों लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता, दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस, सो कोई हिंड्रेंस नहीं होती, कोई कोलिजन नहीं होता, पार्टिकल इजीली अपना वे चूज करता और निकल जाता है। इसीलिए वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट स्पीड अकर करता है। जब भी वो वैक्यूम से किसी और मीडियम में शिफ्ट करेगा सो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फिजिकली आपको पूछा जाए व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, you will say it tells us about the how light slow downs when it travels from one medium to another medium. I hope I am clear. Next, refractive index से बच्चों जनरली दो क्लासेस में फॉल करता है। फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं एब्सोल्यूट वर्ड बोलूं मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर जो वैक्यूम डील कर रही हूँ, सिंपल फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू c/v आ गया। बट जब मैं रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी, सो दो लोगों के बीच भी हम रिश्तेदारी निकालेंगे, सो उसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमने अभी भी मैं छोटी सी डायग्राम अगर बना के बताऊं, मैंने मिरर लिया, लाइट ली, लाइट यहाँ से आई, वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर गई। मान लीजिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लाइट सेकंड मीडियम में गई है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जनरलाइज फॉर्म में मैं n से इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बट अगर थोड़ा और डिटेलिंग में हम चले जाएं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड में आ रही है तो बोलना भी आना चाहिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एक चीज याद रखिएगा, n हैज नो यूनिट, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, दे हैव द सेम यूनिट एंड इट वुड कैंसल्ड आउट, so we have no units at all of this quantity. So here I have refraction phenomena के दो लॉज हैं जो मैंने डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट
the incident ray, the refracted ray and the normal, they must lie on the same plane. ये तो बिल्कुल सेम हो गया रिफ्लैक्शन फिनोमिना की तरह। और सेकेंड लॉ बेसिकली क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन सा होगा, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने बताया इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर साथ में वो कहता है लाइट कहाँ जा रही है, सेकंड मीडियम में। कहाँ से जा रही है, फर्स्ट मीडियम से। सो n2 डिवाइडेड बाय n1, इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आई गॉट दिस इक्वेशन व्हिच इज नेम्ड एज द स्नेल्स लॉ। इट इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट जिसने हमें ये लॉ डिस्क्राइब करके बताया था, वहीं से इसका नाम पड़ा, दैट इज द स्नेल्स लॉ। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूलेस यहाँ कंपाइल करके लिखे हैं। आई होप आपको क्लियर हो जाए, इसलिए आप भी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय लैम्डा m, मैंने यहीं से ड्राइव करा। आपको भी आई गेस अगर फिजिक्स अच्छे से आती, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो आप भी इजीली यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लैम्डा बाय लैम्डा m का मतलब क्या, ये मैं बता देती हूँ। n इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन द फ्री स्पेस टू द वेवलेंथ इन द मीडियम। फ्री स्पेस का मतलब होता है मैं एयर की भी बात कर सकती हूँ, मैं वैक्यूम की भी बात कर सकती हूँ, तो एक कंबाइनली कम्स इन वन टर्म, दैट इज अ फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय लैम्डा m रिप्रेजेंट मीडियम, किसी भी मीडियम की वेवलेंथ कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2, n इज इक्वल्स टू c by b, दैट इज अ सम मीडियम इन फ्री स्पेस टू द इन सम मीडियम। और थर्ड, अगर मान लीजिए लाइट फर्स्ट टू सेकंड मीडियम में जा रही है, तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, आई होप आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।